हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम 1 से 7 सितंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी करंट अफेयर डिस्कशन है पूरी की पूरी एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगी और लगभग इसमें 100 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले जो हम नेशनल न्यूज़ देखेंगे कि कौन कौन से नेशनल करंट अफेयर हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट और यूटी द फर्स्ट वर्चुअल स्कूल ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली में। दिल्ली में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल जो है वो शुरू किया गया है और इसे हाल ही में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। Who were recently conferred with the 31st व्यास सम्मान अवार्ड फॉर द प्ले महाबली। हाल ही में नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है असगर वजाहत। असगर वजाहत को जो है 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका एक नाटक है महाबली, इसके लिए इन्हें 31वां व्यास सम्मान दिया गया। इन विच स्टेट अ न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर क्रैब नेम्ड घाटियाना द्विवर्णा वाज डिस्कवर्ड। किस राज्य में मीठे पानी के केकड़े की एक नई प्रजाति घटियाना द्विवर्ण की खोज की गई? तो ये जो है ये एक नया फ्रेश वाटर क्रैब मिला है और इसका नाम जो है रखा गया है घटियाना द्विवर्ण और ये मिला है कर्नाटका में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बैग वायुसेना मेडल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना का वायुसेना पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये जो है इनका नाम है दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा जो है पहली महिला बनी है जिन्हें कि वायुसेना का वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। विच कंपनी रिसेंटली हैड डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड RT-PCR किट फॉर टेस्टिंग मंकी पॉक्स डिजीज। हाल ही में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली RT-PCR किट विकसित की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट किट है ये और इसे ट्रांसएशिया बायोमेडिकल्स इनके द्वारा विकसित किया गया है और पहली जो है स्वदेशी रूप से निर्मित RT-PCR किट है जो कि मंकी पॉक्स डिजीज़ की टेस्टिंग के लिए विकसित की गई है। Which of the following states got the approval by Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers under promotion of bulk drug parks? निम्न में से किस राज्य को फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा बल्क ड्रग पार्कों के प्रचार के तहत मंजूरी मिली है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि बल्क ड्रग पार्क जो है वो कहाँ बनाए जाएंगे। देखिए हमारे पूरे भारत में 3 बल्क ड्रग पार्क बनाए जाने हैं और उनके लिए जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है उनके द्वारा अनुमति दी गई है। किस किस राज्य को दी गई है? वो दी गई है आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इन तीनों राज्यों में ही बल्क ड्रग पार्क बनाए जाएंगे। तो हाल ही में जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत कार्य करता है, उन्होंने 3 राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों को अनुमति दी है कि वो बल्क ड्रग पार्क बना सकते हैं और इसके लिए जो अनुमानित लागत है मैक्सिमम जो है वो रखी गई है 1000 करोड़ रुपए। इसमें जो गुजरात और आंध्र प्रदेश है उन्हें 70% जो है इस लागत का वो केंद्र सरकार देगी, यानी कि 700 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार देगी। किसको? गुजरात और आंध्र प्रदेश को। लेकिन हिमाचल प्रदेश को जो है 90% जो है इस लागत का देगी केंद्र सरकार, यानी कि 900 करोड़ रुपए जो है हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार देगी इस बल्क ड्रग पार्क को बनाने के लिए। क्यों देगी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है ये हिली स्टेट है, इसीलिए 900 करोड़ रुपए यानी कि 90% जो है केंद्र सरकार देगी हिमाचल प्रदेश को। और हिमाचल प्रदेश में जो बल्क ड्रग पार्क बनाया जाएगा उसके लिए लगभग 1402 एकड़ भूमि जो है वो चिन्हित कर ली गई है और ये बनाया जाएगा ऊना जिले के हरोली तहसील में। इसके अलावा इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल इंडिया की इंडस्ट्री जो है वो 3rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड में वॉल्यूम वाइज देखा जाए। और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है उसके जो मंत्री हैं वो है मनसुख मंडाविया और राज्यसभा के सांसद हैं ये गुजरात से। इन विच स्टेट एन एग्रेरियन फेस्टिवल नुआखाई वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1 सितंबर 2022। 1 सितंबर 2022 को किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया ओडिशा में। ओडिशा का काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्व है जिसको बोलते हैं नुआखाई और ये एक एग्रेरियन फेस्टिवल है, ये कृषि उत्सव है और ये मनाया गया 1 सितंबर 2022 को। देखिए इसका जो डेट है ये आगे पीछे होती रहती है। ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाई जाती है, अ डे आफ्टर द गणेश चतुर्थी, यानी कि गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है हमारा नुआखाई फेस्टिवल। और कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ओडिशा में।
इसके अलावा उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नवीन पटनायक, और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क भी हैं, एक है भितरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। नेम द स्टेट दैट रिसेंटली गॉट इट्स सेकंड रेलवे स्टेशन कॉल्ड सोखोवी रेलवे स्टेशन आफ्टर मोर देन 100 ईयर्स। उस राज्य का नाम बताइए जिसे हाल ही में 100 से अधिक वर्षों के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन सुखोवी रेलवे स्टेशन प्राप्त हुआ है। तो ये रेलवे स्टेशन है कहाँ पे बनाया गया और दूसरा रेलवे स्टेशन है इस राज्य का ये, तो ये है नागालैंड का। नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन अभी बनाया गया है और इसका नाम क्या है, सुखोवी रेलवे स्टेशन। पहला जो था वो बनाया गया था लगभग 1903 में और उसका नाम था दीमापुर रेलवे स्टेशन। तो नागालैंड का जो है दूसरा रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम क्या है, सुखोवी रेलवे स्टेशन। What is the name of India's first indigenous aircraft carrier launched by Prime Minister Narendra Modi at Cochin Shipyard Limited in Kochi, Kerala? केरल के कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक का नाम क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्जाम में ये पक्का आएगा ही आएगा। भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक है यानी कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि ये जो नेवी वाले जो जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो सारे के सारे ये जो कैरी करता है ये कैरियर, और इस पे ही लैंड होते हैं और यहाँ से ही टेक ऑफ होते हैं मैक्सिमम के मैक्सिमम, जो जहाँ पर इसे रखा जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS विक्रांत, इंडियन नवल शिप विक्रांत। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन नवल शिप विक्रांत इसे लॉन्च किया गया और ये भारत का पहला इंडिजिनियस बिल्ट इंडियन नवल शिप है और ये लार्जेस्ट एवर शिप है जो कि भारत में बनाया गया है और इसे इंडियन नेवी के वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया और कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे बिल्ड किया गया है। याद रखिएगा, इसे डिज़ाइन किया गया है वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा और बिल्ड किया गया है इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इसके अलावा ये जो हमारा INS विक्रांत है इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के ईस्टर्न नवल कमांड में रखा जाएगा और इसकी जो लेंथ है वो 262.5 मीटर है और जो विड्थ है वो है 61.6 मीटर। व्हाट इज़ द न्यू नेवल एनसाइन रिसेंटली अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया गया नया नौसेना पताका क्या है? तो नया फ्लैग जो है, नया नौसेना पताका जो है उसे अनवील किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है निशान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन नेवी का न्यू नवल एनसाइन, नया नौसेना पताका जो है उसे अनवील किया गया है, उसका नाम रखा गया है निशान। और आप देख सकते हैं इमेज में, पहले इस तरह का फ्लैग था इंडियन नेवी का, अब इस तरह से अनवील किया गया है। इसमें जो आप बीच में ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं इसे कहते हैं सेंट जॉर्ज क्रॉस। अब इसे हटा दिया गया है। इसमें हमारा नेशनल फ्लैग रखा गया है एक साइड को और एक साइड को जो है गोल्डन ऑक्टागन बनाया गया है। और ये जो फ्लैग है ये डेडिकेट किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। याद रखिएगा, ये जो फ्लैग है, नया एनसाइन जो है, नया पताका जो है, इसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को डेडिकेट किया गया है। क्यों डेडिकेट किया गया है? क्योंकि उन्हें फाउंडर माना जाता है मॉडर्न नेवी का। मॉडर्न नेवी का फाउंडर माना जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को, इसीलिए उन्हें डेडिकेट किया गया है। इसमें एक हमारा इंडियन फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है और गोल्डन ऑक्टागन है। ऑक्टागन में यहाँ पर हमारा है लॉयन कैपिटल अशोका और इसके नीचे यहाँ पर लिखा गया है सत्यमेव जयते। और सबसे नीचे यहाँ पर जो इंडियन नेवी का मोटो है सम नो वर्ना, वो लिखा गया है। इसको आपको मैं फुल इमेज में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा है इंडियन नेशनल फ्लैग और ये जो है गोल्डन ऑक्टागन है और यहाँ पर लॉयन कैपिटल अशोका है और यहाँ पर लिखा गया है सत्यमेव जयते। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है इंडियन नेवी का जो हमारा मोटो है शम नो वर्ना। Which state recently inaugurated मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी एज इस 29th डिस्ट्रिक्ट? हाल ही में किस राज्य ने अपने 29वें जिले के रूप में मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का उद्घाटन किया है? तो 29वां जिला बना है ये छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का अब 29वां जिला जो है वो बन चुका है हमारा मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ये 29वां जिला है छत्तीसगढ़ का और इसे हाल ही में अनवील किया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और जो 30वां बनेगा उसका नाम भी रख दिया गया है, वो रखा गया है सारनगढ़ बैलीगढ़ी। और जो 31वां है उसका नाम रखा गया है खैरगढ़ चुआखदान गंडाई। ये 30 और 31वें जो है उन्हें भी हाल ही में अनवील किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा छत्तीसगढ़ है इसकी कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उइके और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल।
हु बिकम फर्स्ट इंडियन टू प्ले 100 मैचेस ईच इन ऑल 3 फॉर्मेट्स टेस्ट, ओडीआई, टी20 ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट, वनडे और टी20 में 100 से अधिक मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। यानी कि टेस्ट में भी 100 मैच खेल चुके हैं ये, ओडीआई यानी कि 50 ओवर के मैच में भी 100 मैच खेल चुके हैं ये, और टी20 में भी ये 100 मैच खेल चुके हैं। तो कौन है ये है विराट कोहली। इसके अलावा अभी हाल ही में इन्होंने 71st सेंचुरी कंप्लीट की है। सबसे ज़्यादा सेंचुरी जो है वो है सचिन तेंदुलकर की, उनकी है 100। नंबर 2 पर जो है जॉइंट है अभी, एक है रिकी पॉन्टिंग, उनकी भी 71 है, और दूसरे हैं विराट कोहली, उनकी भी 71 है। ये जॉइंट है अभी नंबर 2 पे। और सबसे ज़्यादा जो है वो सचिन तेंदुलकर की 100 सेंचुरीज़ है। 100 सेंचुरी सभी फॉर्मेट में मिला के बात की जा रही है। Indian Railways set up Meghdoot machines at Dadar, Thane and other stations of Mumbai division in Maharashtra. The Meghdoot machines use innovative technology for which of the following? भारतीय रेलवे ने दादर, ठाणे और महाराष्ट्र में मुंबई डिवीजन के अन्य स्टेशनों पर मेघदूत मशीनों की स्थापना की। मेघदूत मशीनें निम्नलिखित में से किसके लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं? तो ये है मेघदूत मशीनें, और आपको देख के पता ही लग रहा होगा कि ये पोर्टेबल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगी, यानी कि पीने का पानी प्रोवाइड करेंगी। और इन मशीनों का नाम याद रखिएगा, इनका नाम है मेघदूत। Which state's education department recently launched an e-governance portal Samarth to provide all administrative and educational updates? किस राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में सभी प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट प्रदान करने के लिए एक ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो उत्तराखंड प्रशासन ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम रखा है समर्थ, और जितने भी प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट हैं वो सारे इस पर प्रोवाइड किए जाएंगे। Which state cabinet has approved the proposal for India's first night safari in कुकरैल फॉरेस्ट एरिया? कुकरैल वन क्षेत्र में भारत की पहली नाइट सफारी के प्रस्ताव को किस राज्य के कैबिनेट ने मंजूरी दी है? ये दी गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है उन्होंने मंजूरी दी है कि भारत की जो पहली नाइट सफारी है वो चलेगी कुकरैल फॉरेस्ट एरिया में, और कुकरैल में घड़ियाल पार्क भी है। तो जो कुकरैल फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर भारत की पहली नाइट सफारी चलाई जाएगी। और ये कहाँ पर है? ये यूपी में एग्जैक्टली, ये जो है ये लखनऊ में है। The National Dairy Development Board signed an agreement with Suzuki to set up 2 biogas plants in which state? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किस राज्य में 2 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए सुजुकी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये गुजरात में स्थापित किए जाएंगे। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा सुजुकी के साथ एक MOU साइन किया गया है जिसके अंतर्गत गुजरात में 2 बायोगैस प्लांट जो है स्थापित किए जाएंगे। Name the organization that recently received Green Channel certification by Ministry of Defense. उस संगठन का नाम बताइए जिसे हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा ग्रीन चैनल प्रमाणन पत्र प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड को। इन्हें ग्रीन चैनल सर्टिफिकेट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। Recently, the Anangtar Lake was declared as a monument of national importance through a gazette notification by Ministry of Culture. In which state or UT अनंगतार लेक is located? हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक गजट अधिसूचना के माध्यम से अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। अनंगताल झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है अनंगताल झील, और उसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। Recently, the Cabinet Committee on Security approved the project to develop LCA Tejas Mark II multi-role fighter jet. It will be manufactured by which of the following organization? हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी ने LCA तेजस मार्क II मल्टी रोल फाइटर जेट विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दी थी। इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया जाएगा? तो जो फाइटर जेट है लाइट कॉम्बैट एयरफोर्स के जो तेजस मार्क II फाइटर जेट है, इन्हें जो है किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? इन्हें HAL के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो जो तेजस मार्क II है इन्हें जो डिज़ाइन और डेवलप किया जाएगा ये DRDO की एक पेरेंट एजेंसी है, उसका नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर। इन दोनों के द्वारा मिलकर इसे डेवलप किया जाएगा। और जो HAL है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके जो CMD हैं वो हैं R माधवन। इसके अलावा जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है जिसका कि ये जहाज़ है तेजस मार्क II, तो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, और 1932 में एयरफोर्स की स्थापना की गई थी, और मोटो जो है वो है टच द स्काई विद ग्लोरी।
According to the Center for Monitoring Indian Economy, India's unemployment rate increased to a one-year high of what percentage in August 2022? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर अगस्त 2022 में एक साल के उच्च स्तर पर कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई है अभी इंडिया में? ये हो गई है 8.33%। तो जो हमारा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, इनके द्वारा इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताई गई, तो अगस्त मंथ में बताई गई ये कितनी है? 8.3% है पूरे इंडिया की। और पिछले साल देखा जाए अगस्त 2021 में वो इससे कम थी, और जुलाई 2022 की देखी जाए तो वो थी 6.8%। तो अभी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। अगस्त 2022 की वो है 8.3%। और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो है हरियाणा में। हरियाणा में जो है 37.3% है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर है 32.8%। उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है झारखंड और उसके बाद है त्रिपुरा। Name the union minister that recently launched the CAPF e-Awas portal for the purpose of allocating residential quarters to the Central Armed Police Force personnel. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों को आवासीय क्वार्टर आवंटित करने के उद्देश्य से हाल ही में CAPF ई-आवास पोर्टल लॉन्च करने वाले केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए। किनके द्वारा लॉन्च किया गया? ये अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, और इनके द्वारा जो हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है यानी कि CAPF, उनको जो भी रेजिडेंशियल क्वार्टर अलॉट होते हैं उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है CAPF ई आवास। और इसे लॉन्च किया गया है इनके द्वारा, केंद्रीय होम मिनिस्टर हमारे जो हैं गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है गांधीनगर गुजरात। इसके अलावा एक बात और भी याद रखिएगा कि जो अमित शाह हैं ये हमारे भारत के कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं। India launched its first indigenously developed quadrivalent human papillomavirus vaccine against cervical cancer. Which company developed the QPHV vaccine along with Department of Biotechnology? भारत ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमावायरस वैक्सीन लॉन्च किया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ किस कंपनी ने QHPV वैक्सीन विकसित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए वैक्सीन बनाई गई है। वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? जो वैक्सीन है उसका नाम रखा गया है क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। और इस वैक्सीन को जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर डेवलप किया है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर डेवलप किया है उसका नाम क्या है? वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने मिलकर साथ में जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए मेडिसिन बनाई है, उसके लिए वैक्सीन बनाई है। इसमें वैक्सीन का नाम भी याद रखिएगा। वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम जो है वो है क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। Which state recently launched the Global Startup Challenge Venture Rise to support the growth stage of startups in manufacturing and sustainability sectors? किस राज्य ने हाल ही में विनिर्माण और स्थिरता क्षेत्रों में स्टार्टअप के विकास के चरण का समर्थन करने के लिए ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ये किया है कर्नाटका ने। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली लॉन्च्ड परिवार कल्याण कार्ड फैमिली ID प्लान फॉर इट्स सिटीजन्स। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपने निवासियों के लिए परिवार कल्याण कार्ड परिवार पहचान योजना शुरू की है। ये की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी कि इनके द्वारा परिवार कल्याण कार्ड बनाए जाएंगे, यानी कि फैमिली ID प्लान बनाए जाएंगे। In which city Blue Energy Motor recently launched India's first liquefied natural gas fueled green truck manufacturing plant? ब्लू एनर्जी मोटर्स ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस फ्यूल ग्रीन ट्रक निर्माण संयंत्र लॉन्च किया है? तो जो ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये कहाँ पर शुरू किया गया है? ये महाराष्ट्र के पुणे में शुरू किया गया है। और किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा शुरू। The Reserve Bank of India launched the pilot project for digitalization of lending under the Kisan Credit Card Scheme in which of the following states? भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण के डिजिटलीकरण के लिए पायलट योजना शुरू की है? यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उसकी डिजिटलाइजेशन की जा रही है। तो इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो RBI द्वारा किन दो राज्यों में शुरू किया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में। इन दो राज्यों में ये शुरू किया गया है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत जो लोन दिया जाता है उसकी डिजिटलाइजेशन की जाएगी।
द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रोन फंड टू इन्वेस्ट अप टू हाउ मच अमाउंट इन इंडियाज अनमैन्ड एरियल व्हीकल इकोसिस्टम। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन फंड भारत के मानव रहित हवाई वाहन पारिस्थितिक तंत्र में कितनी राशि का निवेश करेगा? तो ये किया जाएगा $40 मिलियन का। $40 मिलियन का निवेश किया जाएगा इंडिया के अनमैन्ड एरियल व्हीकल इकोसिस्टम में। किसके द्वारा किया जाएगा? वर्ल्ड के लार्जेस्ट ड्रोन फंड के द्वारा। नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु रिसेंटली वॉन द 28th आबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2022। उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने हाल ही में 28वां आबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है। तो ये जीता गया है अर्जुन एरेंगेसई के द्वारा। तो अर्जुन एरेंगेसई जो है इन्होंने 28th आबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट जीता है। Which city of Madhya Pradesh recently got a tree ambulance to provide all necessary facilities to preserve and protect the biodiversity? मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ट्री एम्बुलेंस मिली है? तो इंदौर में शुरू की गई है ट्री एम्बुलेंस। इससे क्या किया जाएगा? ट्री एम्बुलेंस से जो भी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी फैसिलिटीज जाएंगी वो प्रोवाइड की जाएगी। Which state recently set up India's first bio village and received international recognition for designing? इस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला जैव ग्राम स्थापित किया है और डिजाइनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। तो ये त्रिपुरा में किया गया है। त्रिपुरा में जो है भारत का पहला फर्स्ट बायो विलेज डेवलप किया गया है, भारत का पहला जैव ग्राम स्थापित किया गया है। और इस गाँव का नाम क्या है? इसका नाम है दसपारा बायो विलेज। दसपारा गाँव का नाम है और यह भारत का पहला बायो विलेज है। Which district was recently declared as India's best aspirational district by National Institution for Transforming India, that is नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा हाल ही में किस राज्य को भारत का सर्वश्रेष्ठ आक्षांतमक जिला घोषित किया गया है? कौन सा जिला है ये उत्तराखंड का हरिद्वार है। हरिद्वार जो है हमारा बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया का। इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट देखा जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है, वो है चंबा। चंबा जो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एकमात्र जिला है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा बात की जाए नीति आयोग की, जिनके द्वारा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया जाता है, इसके चेयरपर्सन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी और इसके सीईओ हैं वो हैं परमेश्वर अय्यर। और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले होता था हमारा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के नाम से ये कार्य करता था और 1 जनवरी 2015 के बाद जो है उसे बना दिया गया नीति आयोग और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस टू बी सेटअप इन बेंगलुरु कर्नाटका। द ऑफिस इज बिल्ट बाई विच कंपनी? भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटका में स्थापित किया जाएगा। यह कार्यालय किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? यानी कि इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है किसके द्वारा बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा L&T कंपनी के द्वारा, यानी कि लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन के द्वारा। हाउ मेनी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स वर आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एंड सेंट्रल टीबी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू मेक टीबी फ्री ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स? जनजातीय मामलों के मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग द्वारा टीबी मुक्त जनजातीय जिलों को बनाने के लिए कितने जनजातीय जिलों की पहचान की गई थी? टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो सिलेक्ट किए गए पूरे इंडिया से, जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं और इन्हें टीबी फ्री ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। यानी कि 75 जो हैं वो टीबी फ्री ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे हमारे पूरे इंडिया के। What is the mascot of 36th National Games that were recently launched by Union Home Minister Amit Shah in Ahmedabad, गुजरात? 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात में लॉन्च किया है? तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है सवज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो हाल ही में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा 36th नेशनल गेम जो है उनके लिए मैस्कॉट और एंथम ये लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? गुजरात में इसे लॉन्च किया, गुजरात के अहमदाबाद में। जो मैस्कॉट है उसका नाम है सवज। सवज जो है गुजराती शब्द है और इसका मतलब जो है वो है लायंस कब। इसके अलावा जो थीम है, जो थीम सॉन्ग जो है, एंथम जो है वो लॉन्च किया गया और वो जो है एक बार श्रेष्ठ भारत पर रखा गया है और 36 नेशनल गेम जो है वो गुजरात में होगी। साइरस मिस्त्री रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? साइरस मिस्त्री का हाल ही में निधन हो गया। वह किस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष थे? वो टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे इंडिया के और इनका हाल ही में निधन हो गया है।
Delhi Lieutenant Governor recently led the foundation of Bansera, Delhi's first multi-purpose bamboo-themed park on Yamuna riverfront. Who is the current Lieutenant Governor of Delhi? दिल्ली के उपराज्यपाल ने हाल ही में यमुना रिवरफ्रंट पर दिल्ली के पहले बहुउद्देशीय बांस थीम पार्क बंसेरा की नींव रखी। दिल्ली के वर्तमान के उपराज्यपाल कौन हैं? तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना इन्होंने दिल्ली के पहले फर्स्ट मल्टीपर्पज़ बैम्बू थीम पार्क इसकी नींव रखी, जिसका नाम क्या रखा गया है? बंसेरा। और ये जो है यमुना नदी के किनारे बनाया जा रहा है। Which organization recently signed an MOU with PTC India Limited for sale of power to be generated from upcoming West Seti and Seti River 6 projects in Nepal? नेपाल के आगामी वेस्ट सेती और सेती 6 नदी परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली बिजली की बिक्री के लिए हाल ही में किस संगठन ने पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? ये किए हैं नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। यानी कि जो नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने नेपाल की नदी है उसका नाम है सेती। यहाँ से देखिए, यहाँ से नेपाल में जो है सेती नदी ऑरिजिनेट होती है और ये बाद में यूपी में एंटर करती है। तो जो पीटीसी इंडिया लिमिटेड है और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, इन्होंने एमओयू साइन किया है ताकि इन नदियों से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उनको सेल आउट कर सकें। नेम द इंडियन क्रिकेटर हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रांड अपर केस। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे हाल ही में ब्रांड अपर केस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये इंडिया के फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, इन्हें अपर केस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद एडोब टू एक्सेलरेट डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल्स अक्रॉस इंडिया। उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत भर में डिजिटल रचनात्मक कौशल में तेजी लाने के लिए एडोब के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? ये किए हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि AICTE। Which organization recently conducted the cyber security exercise synergy for 13 countries along with the cyber security agency of Singapore? किस संगठन ने हाल ही में सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के साथ 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी आयोजित किया था? ये किया था इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने। इनके द्वारा जो है सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास किया गया, जिसका नाम रखा गया सिनर्जी। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। Who was recently appointed as the Chief Executive Officer of Starbucks with the effect from 1 October 2022? हाल ही में 1 अक्टूबर 2022 से स्टारबक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये है लक्ष्मण नरसिम्हा। लक्ष्मण नरसिम्हा ये इंडियन ओरिजिन के हैं और इन्हें स्टारबक्स का नया CEO बनाया गया है और 1 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। Dinesh Kumar Batra was recently appointed as additional charge as chairman and managing director of which organization? दिनेश कुमार बत्रा को हाल ही में किस संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एडिशनल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। Who was recently appointed as the chairman and managing director of National Hydroelectric Power Corporation? हाल ही में राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है यमुना कुमार चौबे। यमुना कुमार चौबे को जो नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है उसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो कौन है ये है कल्याण चौबे। कल्याण चौबे जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं। हु इज़ द करंट इंटरिम चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के वर्तमान अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो कौन है ये है जगदीश कुमार। Who is the current director and chief executive of Indian Council for Research on International Economic Relation ICRIER? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के वर्तमान निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो कौन है ये है दीपक मिश्रा। Name the personality who was recently appointed as the managing director and chief executive officer of Mercedes-Benz India. उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे हाल ही में मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो
तो ये हैं हमारे संतोष अय्यर। संतोष अय्यर को मर्सिडीज बेंज इंडिया का MD एंड CEO बनाया गया है। Who was recently appointed as additional charge as the chairman and managing director of Oil and Natural Gas Corporation। हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है ये अतिरिक्त प्रभार? ये दिया गया है राजेश कुमार श्रीवास्तव को। MV Iyer was recently appointed as interim chairman and managing director of which organization? MV Iyer को हाल ही में किस संगठन के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया गेल इंडिया लिमिटेड के। The Securities and Exchange Board of India restructured the panel on cyber security and expanded the committee to 6 members from 4 members. The committee will be chaired by whom? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने साइबर सुरक्षा पर पैनल का पुनर्गठन किया और समिति को 4 से 6 सदस्यों तक विस्तारित किया। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी नवीन कुमार सिंह के द्वारा। देखिए, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी में पहले थे 4 मेंबर। अब इसे एक्सपेंड करके 6 मेंबर की कमेटी बना दिया गया है और जो 4 मेंबर की कमेटी थी, जो उसके अध्यक्ष थे पहले, वो थी माधवीपुरी बुच। और माधवीपुरी बुच जो है अभी जो चेयरमैन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। और अब ये 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर सेबी के द्वारा। तो इसके जो अध्यक्ष होंगे अब होंगे नवीन कुमार सिंह। Who was recently appointed as managing director and chief executive officer of Tamil Nadu Mercantile Bank Limited for the period of 3 years। हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये है कृष्णन शंकरा सुब्रमण्यम। कृष्णन शंकरा सुब्रमण्यम को 3 वर्ष के लिए तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड का MD एंड CEO बनाया गया है। और जो तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु के टूटीकोरन में। डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज द विच राष्ट्रीय पोषण माह फ्रॉम 1 to 30 सितंबर 2022। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 से 30 सितंबर 2022 तक किस राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया? तो 5th राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया हमारा इस बार का। पहली बार मनाया गया था 2018 में, तो इस बार जो था हमारा 5वां राष्ट्रीय पोषण माह था। और जो पोषण माह है पूरा का पूरा सितंबर मंथ जो है पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। What is the theme of 14th World Coconut Day 2022 that was observed across the globe on 2nd September 2022? 14वें विश्व नारियल दिवस 2022 का विषय क्या है जिसे 2 सितंबर 2022 को दुनिया भर में मनाया गया? तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है कल्टिवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर। 2 सितंबर को हर वर्ष कोकोनट डे मनाया जाता है और इस बार 14th वर्ल्ड कोकोनट डे था। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, कल्टिवेट कोकोनट फॉर ए हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर। When was International Vulture Awareness Day 2022 was observed across the globe? अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस दुनिया भर में कब मनाया गया? कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 सितंबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है ये, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे यानी कि गिद्ध जागरूकता दिवस। ये मनाया जाता है 3 सितंबर को और हर वर्ष ये 3 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया है, उनके द्वारा एक पोस्टर भी लॉन्च किया गया है और पोस्टर का नाम क्या रखा गया है? ब्रिंग बैक द वल्चर्स। ये वो पोस्टर है जो लॉन्च किया गया है, इसका नाम है ब्रिंग बैक द वल्चर्स। और इस पोस्टर में भारत में जो 9 गिद्धों की प्रजातियां पाई जाती हैं उनके बारे में दिखाया गया है कि उनका स्टेटस क्या है, उनके बारे में बताया गया है। ये वो 9 के 9 गिद्ध हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं और ये उनकी पूरी की पूरी लिस्ट है। और मैक्सिमम जो है वो थ्रेटेंड स्पीसीज में आ चुके हैं, जैसे कि वाइट रम्प्ड वल्चर, इंडियन लॉन्ग बाई वल्चर, स्लेंडर बाइल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, चिनोरस वल्चर, बियर्डेड वल्चर, हिमालयन जिराफॉन और यूरेशियन ग्रिफॉन। ये सारे के सारे जो हैं 9 वल्चर हैं, 9 गिद्ध हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ये पोस्टर दिया गया है ब्रिंग बैक द वल्चर, ये दिया गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा और इसकी जो प्रेजेंट है वो है अरविंद बाबले। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। What is the theme of National Teacher Day 2022 which was celebrated on 5th September? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 का विषय क्या है जो 5 सितंबर को मनाया गया? तो क्या थीम है इसका? इसका है लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे मनाया जाता है, याद रखिएगा नेशनल टीचर डे। इंडिया में टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। वर्ल्ड में जो टीचर डे मनाया जाता है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड टीचर डे, वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो 5 सितंबर को जो है वो मनाया गया नेशनल टीचर डे। क्यों मनाया जाता है?
भारत के जो थे ये पहले उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, और दूसरे ये राष्ट्रपति थे, दूसरे ये प्रेसिडेंट थे, वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके जन्मदिवस के अवसर पर टीचर डे मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग द फ्यूचर। When was the United Nations International Day of Charity 2022 observed across the globe? संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2022 दुनिया भर में कब मनाया गया? ये मनाया गया 5 सितंबर को। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, और ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और पहली बार मनाया गया था 5 सितंबर 2013 को। अच्छा, 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? 5 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक सेंट थी मदर टेरेसा, तो उनका निधन हुआ था 5 सितंबर को, इसलिए 5 सितंबर को मनाया जाता है। और इन्हें 1979 में, वर्ष 1979 में नोबेल पीस प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था, और इनका जन्म हुआ था मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा 4 सितंबर 2016 को पोप फ्रांसिस के द्वारा मदर टेरेसा को सेंट टेरेसा ऑफ कोलकाता ये उपाधि भी दी गई थी। When will the National Nutrition Week 2022 be observed across India? पूरे भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो कब मनाया गया है? ये मनाया गया 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। पूरा सितंबर मंथ जो है वो हमारा है पोषण माह, और पोषण सप्ताह जो है वो कौन सा है? 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। अब डिस्कस करेंगे हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज़। Who was recently nominated as the Prime Minister of Serbia for the second consecutive time? हाल ही में लगातार दूसरी बार सर्बिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? तो कौन बनी है सर्बिया की दूसरी बार प्रधानमंत्री? ये बनी है एना ब्रैनबिक। एना ब्रैनबिक को दूसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है सर्बिया का, और किसके द्वारा नियुक्त किया गया? सर्बिया के राष्ट्रपति के द्वारा। और सर्बिया के राष्ट्रपति हैं वो हैं अलेक्जेंडर वुकिक। तो अलेक्जेंडर वुकिक जो है सर्बिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एना ब्रैनबिक को दूसरी बार के लिए नॉमिनेट किया है राष्ट्रपति के लिए। और सर्बिया की ये पहली फीमेल राष्ट्रपति हैं, पहली फीमेल जो है प्राइम मिनिस्टर हैं ये, और फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर हैं सर्बिया की ये। इसके अलावा बात करें सर्बिया की, मैप में देखें, यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी है सर्बियन दिनार। कर्नल अब्दुल्ला मेगा was recently appointed as interim prime minister of which country? कर्नल अब्दुल्ला मेगा को हाल ही में किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो माली के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं कर्नल अब्दुल्ला मेगा। क्यों बने हैं? क्योंकि जो वहाँ के अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनका नाम क्या है? चोगुल कोकाला मेगा। चोगुल कोकाला मेगा जो है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है माली का, वो बनाया गया है कर्नल अब्दुल्ला मेगा को। बात करें माली की, माली जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है माली, और माली की कैपिटल है बमाको और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। The Galdigian volcano erupted is in an uninhabited valley in the Reykjavik city. Reykjavik city is the capital of which country? रेकाजिक शहर में एक निर्जन घाटी में गैल्जिन गालियर ज्वालामुखी फट गया। रेजविक किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है? यह है आइसलैंड की। यहाँ पर एक जो ग्लेशियर है, जो कि ग्लेशियर नहीं वॉल्केनो है, वो हाल ही में ज्वालामुखी फटा है, उसका नाम क्या है? गैल्डिग डालियर। और ये फटा है, और कहाँ पर फटा है? ये बटा है रेकजाविक में, और रेकजाविक में जो है, रेकवाजिक जो है, ये आइसलैंड की कैपिटल है। Adidas Chief Executive Officer Kasper Rostad will step down next year. Where is the headquarter of Adidas located? एडिडास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैस्पर रॉस्टड अगले साल 2023 में पद छोड़ देंगे। एडिडास का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो है जर्मनी के हेर्जोगिनार्च में स्थित है। The Indian Army contingent participated in exercise Vostok 2022 that was conducted in which country? भारतीय सेना की टुकड़ी ने किस देश में आयोजित अभ्यास पूर्व वॉस्तोक 2022 में भाग लिया? किस देश में हुआ? तो किस देश में आयोजित किया गया था? ये रशिया में आयोजित किया गया था। जो एक्सरसाइज वॉस्तोक है 2022 की, वो रशिया में आयोजित की गई थी। Which of the following personality is not in the list of winners of 64th Ramon Magsaysay Award 2022? 64वें रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 के विजेताओं की सूची में निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व नहीं है? देखिए सारे के सारे जो हैं इन्हें रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, लेकिन जो 2022 में अभी 64th मिला उसमें ये नहीं है। इन्हें बहुत पहले मिल चुका है जो कि इंडिया के हैं। इन तीनों को इस बार का अवार्ड ये मिला है।
बात करें रेमोन मैग्सेसे अवार्ड की तो 4 पर्सनैलिटीज़ है जिन्हें कि दिया गया है। एक है सोथेरा चिम, ये कंबोडिया के रहने वाले हैं। दूसरे हैं बेर्नाडेटे मैड्रिड, ये जो है फिलीपाइंस की रहने वाली हैं। तीसरे हैं तादाशी हटोरी, ये जो है जापान के हैं। और चौथे जो है वो है गैरी बेंचबीच, और ये जो है इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। इन चारों को रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ये जो रेमोन मैग्सेसे अवार्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी और फिलीपाइंस के तीसरे राष्ट्रपति थे, उनका नाम था रेमोन मैग्सेसे। उनके नाम पर ये अवार्ड शुरू किया गया था और इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। और पहली बार जो दिया गया था ये दिया गया था 31 अगस्त 1958 को। और जब पहली बार दिया गया था तो भारत के विनोबा भावे, उन्हें भी उस समय ये सम्मान दिया गया था। इसके अलावा हाल ही में रिसेंटली यानी कि कुछ वर्षों में 2019 में दिया गया था रवीश कुमार को। एनडीटीवी के एंकर हैं ये, एनडीटीवी के न्यूज़ एडिटर हैं ये, और इन्हें अवार्ड दिया गया था रवीश कुमार को 2019 में। A.R. Rahman, the Oscar Award winning musician, was honored by naming a street after him in Markham of which city? ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार A.R. रहमान को किस शहर के मारखाम में उनके नाम पर एक सड़क का नाम देकर सम्मानित किया है? तो किस देश में है मारखाम सिटी? ये जो है कनाडा में है और वहाँ पर एक स्ट्रीट का नाम जो है A.R. रहमान के नाम पे रख दिया गया है। Greece recently exited the European Union's enhanced surveillance framework. What is the capital of Greece? ग्रीस हाल ही में यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर हो गया है। ग्रीस की राजधानी क्या है? ग्रीस की राजधानी जो है वो है एथेंस। यहाँ पे देखिए मैप में, यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है ग्रीस, और ग्रीस की जो कैपिटल है वो है एथेंस। ग्रीस न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन का एनहांस सर्विलेंस फ्रेमवर्क है उससे ये बाहर हो चुका है। China recently launched a new remote sensing satellite named Yaogan 3302 into space by using which rocket? चीन ने हाल ही में किस रॉकेट का उपयोग करके याओगान 3302 नामक एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो है अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्ग मार्च 4C, इसकी मदद से, इस रॉकेट की मदद से ये सैटेलाइट है याओगान 3302, इसे लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। Cricketer Mushfiqur Rahim recently announced his retirement from T20 international cricket. Which country does he belong to? क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से है? तो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम, और इन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। विच कंट्री डिड ही रिप्रेजेंट इन इंटरनेशनल क्रिकेट? क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व किया? तो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं ये, इनका नाम है कॉलिन डी ग्रैंडहोम, और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अब रिटायरमेंट ले ली है। हु ऑथर द बुक बैक टू स्कूल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद बिजनेस स्टूडेंट्स? बैक टू स्कूल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद बिजनेस स्टूडेंट पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है वॉरेन बफेट ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। बुक का नाम क्या है? बैक टू स्कूल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद बिजनेस स्टूडेंट्स। डिस्कस करते हैं कुछ रैंकिंग्स और लिस्ट के बारे में। According to the journal Nature Climate Change, India's updated climate pledge to Paris Agreement has been ranked at which place in compliance category? जनरल नेचर क्लाइमेट चेंज के अनुसार पेरिस समझौते के लिए भारत की अद्यतन जलवायु प्रतिज्ञा को अनुपालन श्रेणी में किस स्थान पर स्थान दिया गया है? तो 5वें स्थान पर है ये। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार इंडिया ने जो क्लाइमेट के लिए प्लेज ली है उसको अनुपालन के लिए, यानी कि किस तरह से पालन किया जा रहा है, उसमें 5वें नंबर पर रखा गया है इस प्लेज को, और इसको एम्बिशन की कैटेगरी में रखा गया है 4थे नंबर पर। तो ध्यान रखिएगा, जो कंप्लायंस यानी कि अनुपालन यानी कि पालना की श्रेणी में रखा गया है 5वें नंबर पर इस प्लेज को, और 4थे नंबर पर रखा गया है एम्बिशन की कैटेगरी में। Which state topped in terms of total implementation among larger states at the national level 2024 progress report on the पोषण? पोषण पर 2020 की चौथी प्रगति रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राज्यों में कुल कार्यान्वयन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है महाराष्ट्र। देखिए, इसे डिटेल में समझिए। देखिए, जो नीति आयोग है उनके द्वारा 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, और किसकी रिपोर्ट रिलीज़ की गई है? ये की गई है पोषण अभियान की। पोषण की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन, और इस रिपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है,
और इसमें परफॉर्मेंस वाइज सभी स्टेट्स को जो है रैंकिंग दी गई है। तो लार्जेस्ट स्टेट में नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, नंबर 2 पर है आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर है गुजरात, और हिमाचल प्रदेश जो है वो छठे नंबर पर है लार्जेस्ट स्टेट में। और स्मॉल स्टेट में जो है नंबर 1 पर है सिक्किम, नंबर 2 पर मेघालय, नंबर 3 पर है त्रिपुरा। और अगर यूनियन टेरिटरीज में देखा गया है तो नंबर 1 पर है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, नंबर 2 पर है चंडीगढ़। इसके अलावा ये रिपोर्ट जो है नीति आयोग द्वारा जारी की गई है और इसके जो सीईओ हैं वो हैं परमेश्वरन अय्यर। According to Bloomberg's GDP figures from the International Monetary Fund released, India became the world's 5th biggest economy by overtaking which country? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी ब्लूमबर्ग के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत ने जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके को पीछे कर दिया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है अब हमारा इंडिया। नंबर 1 पर है यूएस, नंबर 2 पर जो है वो है चाइना, नंबर 3 पर जापान, नंबर 4 पर जर्मनी, 5 पर इंडिया है और छठे पर है यूके। Which of the following topped amongst the all ministries departments for resolving public grievance during August 2022 as per Grievance Redressal Index monthly report of August 2022? अगस्त 2022 की शिकायत निवारण सूचकांक मासिक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 के दौरान लोक शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सभी मंत्रालयों या विभागों में शीर्ष पर रहा है? यानी कि शिकायतें निवारण करने के लिए अगस्त मंथ में नंबर 1 पे कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा मंत्रालय रहा है? ये जो है हमारा ये है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। शिकायतों निवारण करने के लिए, शिकायत समाधान करने के लिए नंबर 1 पे रहा है ये अगस्त महीने में। As per the Cushman-Wakefield report titled Tech Cities, the Global Intersection of Talent and Real Estate, released in September 2022, which city has secured the second rank in the list? सितंबर 2022 में जारी टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट शीर्षक वाली कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर ने सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये है हमारा बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है दूसरे नंबर पर है। देखिए एक कंपनी जिसका नाम है कुशमैन एंड वेकफील्ड, इनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है और ये जो है टेक सिटीज़ यानी कि टेक्नोलॉजी वाली जो सिटीज़ है उनके ऊपर जारी की गई है। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? टेक सिटीज़ द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट। इसमें नंबर 1 पर जो है वो है बीजिंग, चाइना की जो कैपिटल है। नंबर 2 पर है बेंगलुरु। हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप कंपनीज आर फीचर्ड इन सेकेंड एडिशन ऑफ फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच 2022 लिस्ट रिलीज्ड बाई फोर्ब्स एशिया इन अगस्त 2022? अगस्त 2022 में फोर्ब्स एशिया द्वारा जारी फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच 2022 की सूची के दूसरे संस्करण में कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियां को शामिल किया गया है? तो कितनी कंपनी है इस लिस्ट में? टोटल हैं 11 कंपनियां। देखिए जो फोर्ब्स है उनके द्वारा एक लिस्ट बनाई जाती है कि एशिया की 100 ऐसी स्टार्टअप कौन है जिनके के ऊपर नज़र रखी जाएगी उनकी ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि वो अच्छी ग्रो हो रही हैं। तो उसमें इंडिया की 11 स्टार्टअप कंपनीज हैं, उन्हें रखा गया है। इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। डिस्कस करते हैं बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी के न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ओनली NBFC टू एक्सटेंड द मनी ट्रांसफर सर्विसेज टू नेपाल फ्रॉम इंडिया बाय पार्टनरिंग विद IME इंडिया? IME इंडिया के साथ साझेदारी करके भारत से नेपाल को मनी ट्रांसफ़र सेवाओं का विस्तार करने वाला एकमात्र NBFC कौन सा है? NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी है? ये है मुथूट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड। यानी कि भारत से नेपाल ट्रांसफ़र करने वाली IME इंडिया की एकमात्र पार्टनरिंग कंपनी है, वो कौन सी है? मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेम द पेमेंट सर्विस कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च्ड इंडस्ट्रीज फर्स्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड। उस भुगतान सेवा कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में उद्योग का पहला कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो कौन सी कंपनी है ये? कौन सी है? ये है SBI कार्ड। SBI की ही ये पेरेंट कंपनी है, इसका नाम है SBI कार्ड और इन्होंने पहला ऐसे क्रेडिट कार्ड निकाला है जो कि है कैशबैक क्रेडिट कार्ड। According to Global Economic and Insurance Outlook report recently published by Swiss Re Institute, India will emerge as the 6th largest insurance market in the world by which year? स्विस री इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल इकोनॉमिक एंड इंश्योरेंस आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया के छठे सबसे बड़ा बीमा बाजार के रूप में उभरेगा? तो छठा सबसे बड़ा बीमा बाजार बन जाएगा इंडिया 2032 तक, यानी कि 6 सबसे बड़ी इंश्योरेंस मार्केट बन जाएगी पूरे वर्ल्ड में इंडिया 2032 तक। Which organization recently directed the
पेमेंट ऐप्स नॉट टू चार्ज अ प्लेटफॉर्म फी फॉर पेमेंट्स ऑन भारत बिल पेमेंट सिस्टम पेमेंट्स। हाल ही में किस संगठन ने भुगतान ऐप्स को भारत बिल भुगतान प्रणाली भुगतानों पर भुगतान के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है? ये दिया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, हाल ही में हुआ क्या था, एक कंपनी जिसका नाम है फ़ोनपे। फ़ोनपे से हम ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए ये 1 रुपये चार्ज ले रहे हैं, शुरू कर दिया था इन्होंने। तो जैसे ही नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये जानकारी हुई, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऑनलाइन पेमेंट पर कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। Which bank recently partnered with Asian Development Bank to promote supply chain finance solutions in India? भारत में आपूर्ति श्रृंखला वित्त समाधान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस बैंक ने एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी की है? ये की है इंडसइंड बैंक ने। तो इंडसइंड बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भागीदारी की है ताकि इंडिया में सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशन को प्रमोट किया जा सके। और इंडसइंड बैंक के जो MD एंड CEO हैं वो हैं सुमंत कठपालिया और हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के पुणे में। As per the National Statistical Office data released in September 2022, India's gross domestic product was increased to what percent for April-June quarter for financial year 2023? सितंबर 2022 में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है? देखिए, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 है, FY23, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2022 को और ये चलेगा 31 मार्च 2023 तक। इसका जो फर्स्ट क्वार्टर है वो चलेगा अप्रैल से जून तक। तो अप्रैल से जून तक जो हमारी GDP ग्रोथ है वो कितनी हुई है हमारी? वो है 13.5%। At what percentage did Goldman Sachs recently decrease India's gross domestic product GDP growth from 7.6% of fiscal year 2022-23? गोल्डमैन साक्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को 7.6% से कितना प्रतिशत घटा दिया है? देखिए, कंपनी जिसका नाम है गोल्डमैन एंड साक्स, इन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि जो हमारा फाइनेंशियल 2022-23 चला है इसमें इंडिया की जो GDP ग्रोथ होगी वो होगी 7.6%, लेकिन अब इन्होंने डिक्रीज करके बोल दिया है ये होगी 7%। As per Moody's Investor Service, India's GDP growth was projected to what percent for 2022, while India's GDP forecast was decreased from 5.4% to 5.2% for 2023. मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार भारत की GDP वृद्धि 2022 के लिए कितने प्रतिशत की अनुमानित की गई थी, जबकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान 2023 के लिए 5.4% से घटाकर 5.2% कर दिया गया था। तो ये किया गया था 7.7%। देखिए, मूडी के द्वारा पूरे 2022 के लिए ये प्रेडिक्ट किया गया था, पहले बताया गया था कि जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन अब बताया जा रहा है वो होगी 7.7%। और 2023 के लिए वो बताया गया था पहले वो होगी 5.4% और उसे डिक्रीज करके बोला गया है 5.2%। The State Bank of India decreased India's gross domestic product GDP growth to what percent from the earlier projection of 7.5% for financial year 2023? भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को 7.5% के पहले अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ये क्या है? 6.8%। इनकी SBI के द्वारा पहले प्रेडिक्ट किया गया था कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसकी जो GDP ग्रोथ होगी इंडिया की वो कितनी होगी? वो होगी 7.5%। इतना प्रेडिक्ट किया गया था, लेकिन अब इनके द्वारा बोला जा रहा है कि होगी 6.8%। As per the list of India's 10 most valued companies by market capitalization released, Adani Transmission positioned at which place in the list? बाजार पूंजीकरण द्वारा जारी भारत की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची के अनुसार अदानी ट्रांसमिशन सूची में किस स्थान पर है? ये 9वें स्थान पर है, 9th प्लेस पर है। तो ये थी हमारी डिस्कशन। ये हमारे 1 से 7 सितंबर 2022 के जो थे करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।